हाँ, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला पॉइंट है अवसरों और खतरों का निर्धारण। एक्सपेक्टेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारे खतरे होते हैं यानी कि थ्रेट। तो उसका निर्धारण हमको पहले से करना होगा, क्योंकि अगर पहले से निर्धारण करेंगे तो क्या होगा, उससे हम बचने का प्रयास करेंगे या फिर अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। सेकेंड पॉइंट, भविष्य के विकास की योजना। भविष्य के विकास की योजना, प्लानिंग फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर हमें को बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता रहेगा है, तो हम वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, है ना, क्या क्या हमारी खूबी है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अवसर है, क्या क्या खतरे हैं, उसके व्यवसाय वो सब हम पहले से जानेंगे। और जब हम पहले से जानेंगे तो क्या कर सकेंगे, उसमें बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे, खतरों से बचेंगे, ठीक, और हमारे खूबियों को बढ़ाएंगे। ठीक है, और कमियों को दूर करेंगे। तो ये कैसे होगा, जब हमको रासायनिक पर्यावरण के बारे में पता होगा, और सबको पता है पर्यावरण होगा जो हमको प्रभावित करता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखा, प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करना। आगे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हो गए ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो इसमें ना जो पहले व्यवसायिक पर्यावरण के घटक जो टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग से लिखना व्यापक पर्यावरणीय घटक, दो होते हैं घटक, व्यापक और सूक्ष्म। ठीक है, तो पहला लिखना, जो दो तीन पॉइंट लिखने बाद इसको कट कर दो। ठीक है, वहां स्टार्टिंग से लिखना व्यापक पर्यावरण घटक मतलब एक्सटर्नल, सॉरी मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, मैक्रो, हाँ, व्यवसायिक पर्यावरण के घटक अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अपन देखेंगे पहले व्यापक पर्यावरण घटक और फिर दूसरा देखेंगे बाद में सूक्ष्म पर्यावरण घटक। तो पहले ये निकालना व्यापक पर्यावरण घटक। ठीक है, व्यापक पर्यावरण घटक का मतलब क्या होता है, जो हमारे व्यवसाय को नहीं बल्कि जितने भी बिजनेस है पूरे देश में या पूरे मार्केट में सभी को प्रभावित करते हैं, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि टैक्स पॉलिसी, सरकार की जो टैक्स की पॉलिसी पूरी बिजनेस को अफेक्ट करेगी, केवल हम कोई नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं उसमें, बच्चों व्यवसायिक पर्यावरण है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, अब जो बाहर वाले जो पर्यावरण घटक है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो बाह्य पर्यावरण घटक में क्या करेंगे, सूक्ष्म और व्यापक। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं मैक्रो व्यापार। ठीक है, इसको अगर अपन मेन डायग्राम से समझेंगे तो ये अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, ऐसे ही और भी बिजनेसेस हैं। ठीक है, सबसे जो बिजनेस को इंटरनली प्रभावित करते हैं वो आंतरिक व्यवसायिक पर्यावरण है, जो हमारे बिजनेस की कंपोनेंट्स है। ठीक, और जो हमारे बिजनेस को बाहर से प्रभावित करते हैं, पर केवल हमारे ही बिजनेस को, दूसरे बिजनेसेस को नहीं। तो ये कहलाएंगे सूक्ष्म व्यवसायिक पर्यावरण। ठीक है, और व्यापक व्यवसायिक पर्यावरण का मतलब क्या होगा, इन सभी को प्रभावित करते हैं, मतलब इस मार्केट में आने वाले जितने भी बिजनेसेस हैं, ए हो, बी हो या फिर सी हो, तीनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो समझ आया। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, व्यापक व्यवसायिक पर्यावरण। ठीक है, इसके बारे में देखना,
लगभग अभी टॉपिक चालू का जो क्लास में आएगा यहाँ के बाद जो लिखा हूँ उससे चालू किए। अब मैं देखना चालू करेंगे हेडिंग की व्यवसायिक पर्यावरण के घटक। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपना व्यापक पर्यावरण घटक मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट में पहले लिख देना इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर या फिर आर्थिक और अनार्थिक घटक। मतलब जितने भी व्यवसायिक पर्यावरण के घटक है वो आर्थिक भी हो सकते हैं और अनार्थिक भी हो सकते हैं। इसमें पहला लिखना आर्थिक घटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आर्थिक घटक हेडिंग डालना, उसके अंदर भी लिखना पहला आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, दूसरा आर्थिक संरचना आर्थिक प्रणाली, दूसरा है आर्थिक संरचना, तीसरा आर्थिक नियोजन, चौथा आर्थिक नीतियां, अगला आर्थिक विनियम, आर्थिक नीतियां, आर्थिक विनियम, विनियम विनियम नियम से बड़ा विनियम। ठीक है, अगला लिखना आर्थिक वृद्धि और विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास। नेक्स्ट वन अन्य आर्थिक कारक, अन्य आर्थिक कारक। अपन ने कितने कंपोनेंट निकले इसमें टोटल 7। सातों की अपनी समझेंगे बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसके इंग्लिश में जो उसको ट्रांसलेट करना है। नहीं नहीं पहला है आर्थिक प्रणाली। प्रणाली मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करने की जो तरीका है ना, इसी प्रणाली से काम को करना है, मेथड बोल सकते हैं। तो वही पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है, सरकार बनाती है। हर 5 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है कि हमारे देश में फाइनेंस को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसके लिए बनाई जाती है इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, दूसरा है अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी आर्थिक संरचना। हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था कैसी है, 3 प्रकार की होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब सरकार ही सारे काम करेगी, समाज सेवा करेगी, एक प्रकार का। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, है ना, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, वही उस देश में ज्यादा देखने को मिलती है। और मिक्स इकोनॉमी मतलब दोनों का मिश्रण। अपना भारत देश क्या है, मिक्स इकोनॉमी, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। क्यों क्यों हमारे मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो एक ही के ऊपर अगर निर्भर रहेंगे ना तो सबको उसको सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इससे दोनों की अगर एक साथ करेंगे तो हमारे देश में क्या होगा, डेवलपमेंट जल्दी हो पाएगा, विकास जल्दी हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे देश में दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक यानी सरकारी सरकारी और निजी दोनों का ही होना क्या है, अनिवार्य है, दोनों ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, समझ आया। और आर्थिक संरचना में ये भी याद रखेगा कि हमारे देश में कितने अमीर लोग हैं, कितने मिडिल क्लास लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, है ना। मतलब जो वेल्थ है, जो
उनका क्षेत्र कैसे है, तो किस प्रकार विभाजित है। अमीरों में मध्यवर्ती का गरीब हो सकता है, कुछ देश में अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा बाकी हो सकता है गरीब, कुछ देश में क्या होता है सबके पास एवरेज अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हो सकती है देश के हिसाब से निर्भर करेगी। अब मान लीजिएगा सब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं अगर हमारे देश में, तो सब लोगों की जो क्रय करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, बराबर होगी या फिर ज्यादा होगी। सब अपनी बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान को खरीदने में सक्षम होंगे, तो उससे क्या होगा मार्केट में मांग भी बढ़ेगी और पूरे देश में एक बराबर की मांग रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए शहर में लोगों के पास पैसे ज्यादा है, गांव के वाले लोगों के पास पैसे कम है, तो गांव वाले की क्रय करने की क्षमता क्या हो जाएगी कम। तो वहां पर क्या होगी कैसे प्रोडक्ट बिकेंगे, जो थोड़े सस्ते वाले होंगे थोड़े कम प्राइस वाले हैं तो भी बिकेंगे, और शहर में महंगे महंगे प्रोडक्ट बिकेंगे। ठीक है, गांव के लोगों का वेतन 5-10 हजार का, शहर वालों का 25-30 हजार का होगा, तो ये परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये क्या है आय का विभाजन। ठीक है, अगले है अपने पास की आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, जो प्लान करके रखता है सरकार ने कि 5 साल में हमको इतना इतना क्या करना है, हमारे देश का विकास करना है, परिवर्तन लेकर के आना है। तो ये सभी चीजें क्या करेंगे हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। ठीक है, सरकार के जो नियम है कहीं ना कहीं तो बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सरकार को अगर ज्यादा विकास करना है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और विकास में क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोड बनेंगे सड़क बनेंगे पुल बनेंगे, तो उससे व्यवसाय का होगा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या करेंगे कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक नीतियां। ठीक है, तो इसमें क्या होती है जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो पैसे की सप्लाई है हमारे देश में उसको रेगुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा कि जिसे उधारी दिया जाता है ना, तो अगर उधारी का जो ब्याज दर कम कर दिया जाएगा तो ज्यादा लोगों तक पैसा आसानी से पहुंचेगा, लोग ज्यादा उधारी लेंगे, और ब्याज का दर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा उधारी लेना आसान नहीं होगा, लोन लेना आसान नहीं होगा, तो लोगों तक पैसा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और इसी से लोग क्या करते सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, महंगाई को बढ़ती लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो महंगाई को कम करने क्या करना पड़ेगा ब्याज दर को बढ़ाना पड़ेगा बैंक का, तब लोगों के पास इजीली पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग जरूरत के सामान लेंगे, है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। ठीक, दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, फिजिकल नहीं ना, फिजिकल है FISCAL। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ सरकार के पास जितने इनकम आते हैं है ना, कहां से ये टैक्स कलेक्शन करने से, और कहां से जो स्टेट बैंक और जो मतलब अलग अलग संस्था है जहां से लोग पैसा कमाते हैं, तो ये इनकम अब वो इनकम का क्या करेंगे खर्चा करेंगे किसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे। दूसरा सब्सिडी देंगे, आम जनता को सब्सिडी देके महंगाई को थोड़ा कम करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें वो खर्चे किए जाते हैं। तो जनरली जो सरकार का जो बजट होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया। और जनरली क्या होता है सरकार फायदे में होती है घाटे में होती है, घाटे में होती है। सरकार का जितना इनकम आता है इतना ज्यादा इनकम होने के बावजूद भी वो इनकम से ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, और इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है लोन भी लेना पड़ता है, और वो सरकार किससे लोन ले सकती है जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी लोन ले सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक से भी लोन ले सकती है। तो इस प्रकार से तो सरकार का मतलब क्या है कर्जे भी होती है उधार नहीं रहती है। हमारे देश में जितना कर्जा है ना उसका कितना 2000 पता नहीं समथिंग कुछ क्या अमाउंट है करोड़ों में अमाउंट है, उतना तो उसको ब्याज देने में निकल जाता है। जितना मतलब टैक्स की अवधि आती है समझो उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पिछले जो हमारे उधारी है कर्जा है उसका ब्याज चुकाने में लग जाता है। ऐसा मतलब ये अपना इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक, समझ आया। हाँ, अभी क्या है अपना नेक्स्ट इकोनॉमिक विनियम। विनियम मतलब क्या हो जाएगा नियम रूल्स, इकोनॉमिक रूल्स हो सकते हैं इसको अगर। ठीक है, तो इसमें ना सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, नियम बनाने वाले बहुत सारी एजेंसी होती है जैसे
आरबीआई क्या करता है, सभी बैंक को कंट्रोल करता है। सेबी सेबी किसको कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। आईआरडीए किसको कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो उस पूरे सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक हमें लीडर बना दिया, जो उसके लिए नियम बनाएगा और उसका नियम को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, और वैसे ही आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इंश्योरेंस सेक्टर को हमारे देश में कंट्रोल करती है कि भाई उसके नियम का कहीं उल्लंघन करोगे तो क्या होगा, आम जनता को नुकसान होता है। तो वो चीजें क्या करते हैं, बचना है, आम जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीपी में भी सब चीज बताया जाता है कि भाई ऐसे शेयर में निवेश ना करिए, शेयर टूट सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जाती है जिससे जो इन्वेस्टर एजुकेशन है उनके अधिकारों को बचाया जाता है ना, उनके अधिकारों को मतलब और ज्यादा मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैर आर्थिक घटक। गैर आर्थिक घटक गैर आर्थिक घटक में लिखना राजनीतिक घटक। पहला देखिए राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारे देश की जो सरकार है वो तो राजनीतिक से कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है। मान लो कांग्रेस आता है तो कई लोगों के लिए अवसर होगा, कुछ लोगों के लिए खतरा होगा। भाजपा आती है तो भाजपा से कुछ लोगों के लिए अवसर होगा, कुछ लोगों के लिए खतरा होगा। जनरली देखा जाता है क्या होता है, गवर्नमेंट अपने जैसे लोगों को या अपने प्रकार के लोगों को थोड़ा प्रमोट करते हैं, तो उसके हिसाब से बिजनेस और उसके हिसाब से पूरा मार्केट क्या होता है, अपने तरफ के कुछ रेगुलेशन के हिसाब से। तो इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहूंगी, राजनीतिक घटक में लिखिए ना, सत्ता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा। जो सत्ता में है पार्टी, सत्ता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा, सत्तारूढ़ मतलब जो पार्टी सत्ता में है, अपने हिसाब से लिख सकते हो, सत्ता युक्त भी लिख सकते हो, सत्ता युक्त पार्टी की राजनीतिक विचारधारा। देश की राजनीतिक ताकत, कॉमा लगा लगा के लिखना उसी में साथ में, देश की राजनीतिक ताकत। अब इंडिया है, इंडिया के आसपास कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे मतलब जबरदस्ती कंट्रीज जो आपस में जुड़े हुए, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये सब क्या हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश है। ठीक है, अगर उनके साथ हमारा संपर्क पॉलिटिकली अच्छा है तो क्या होगा कि मान लो कि हमारे ऊपर हमला करता है तो वो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो देश का अन्य देशों के साथ संबंध होना चाहिए, ये जो हमारी राजनीतिक ताकत है उसका भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है बिजनेस के उसमें। ठीक है, इसलिए अगर जो जैसे इंडिया में यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो यूएस वाले जो भी प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा ना, इंपोर्ट करवाएगा वो इंडिया से ही करवाएगा, इंडिया को बिजनेस मिलेगा क्यों मिला। ठीक है, अगर अपन मतलब उसी में लिखते चला जाते हैं, अन्य देश के साथ संबंध, अन्य देश के साथ संबंध, रक्षा और सैन्य नीतियां, रक्षा और सैन्य नीतियां, विपक्षी दलों की ताकत, विपक्षी दलों की ताकत। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विपक्षी दलों की ताकत ये कौन से घटक में आता है, राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब नेक्स्ट का कॉलम दे दिया कौन सा किसका है, आर्थिक में क्या पता साथ पढ़नी है ना, और कुछ ऐसा लगेगा कि राजनीति और आर्थिक का सेमिनार है, इससे इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो जो जो पॉइंट्स लिखे हैं अपन ने मतलब उसी में कॉमन लगा के जो हम लिखे, उसमें कोई ऐसा वर्ड और सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लो।
सैन्य नीतियां हमारी जो आर्मी की जो पॉलिसी वगैरह है ना कि देश में कोई भी आएगा तो सीधा उसको उड़ा दो एक हिसाब पर ठीक है। तो जो सैन्य नीतियां सैनिकों की जो नीतियां बनाई गई वो भी हमारे देश को प्रभावित करती है। खासकर देश दो देश के बीच में इतने सारे युद्ध हुआ करते हैं है ना तो उसके लिए नीतियां बना ली जाती है कि अगर इसका हमारा मान लो पाकिस्तान के साथ कुछ हो रहा है या चाइना के साथ कुछ हो रहा है हमने कोई या उस देश के साथ ना हमको कोई ट्रेडिंग नहीं करना है वहां का पानी का बहाव उसको रोक देना है नदी का बहाव को रोक देना है बांध बना देना है या फिर हमको वहां टमाटर टिक्का की बात पाकिस्तान में टमाटर नहीं हुआ करते हैं हमारे देश से टमाटर क्या बेचता है तो उसको बंद कर दिया गया चाइना से हमारा ट्रेड डिस्प्यूट चलेगा तो उनके वहां सामान बेचना बंद कर देंगे ठीक है। तो वही सैन्य नीति है कि अगर किसी देश के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ बिजनेस करना बंद करिए भले वो कितने बड़ा मार्केट में हो तो ये तो सरकार की नीति है पर इससे बिजनेस में कोई प्रभावित होता है इफेक्ट होता है आप मेरी चाइना वाले बता के एक भी लेते नहीं लेना चाहिए तो फिर ऐसे में सरकार डायरेक्टली ऐसा क्यों करे कि पूरे चाइना को बैन कर दो चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट आने ही नहीं चाहिए अगर चाइना इतना खतरनाक है नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसके सामान को डायरेक्टली क्यों बैन करते हैं क्योंकि हम सभी देशों में 195 कंट्रीज है उससे भी ज्यादा है वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट क्या बोलता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनका आपस में व्यापार करने से नहीं हो सकते और लोगों के तो हम सब आपस में व्यापार करना बंद कर देंगे तो फंसे हुए एक प्रकार से ठीक है तो पूरी तरह से उनको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है और फिर भी उनका बिजनेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक घरेलू बाजार है उसको प्रॉब्लम ना आए मतलब कि उनके मुंह के लिए आने कर सके हमारे मिट्टी के लिए इतना बंद ना हो जाए इसके लिए हमने क्या किया उनके मुंह के लिए उनसे प्रोडक्ट्स में टैक्स बढ़ा दिया टैरिफ बढ़ा दिया कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया कि जब वो लोग इंडियन मार्केट में 2 रुपए में सामान को बेचने आएंगे हम उसको टैक्स लगा के 8 रुपए 10 रुपए का बना अब 8 रुपए 10 रुपए में इंडियन मार्केट को चीज आएगी तो कौन खरीदना चाहेगा उससे सस्ता तो हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और उसको करते हैं इसलिए क्या किया जाता है टैक्स लगाया जाता है इसमें इंपोर्ट पे क्योंकि जब भी दूसरे देश से सामान हमारे देश में आएगा तो हमारे देश का जो पैसा है वो क्या जाएगा दूसरे देश में चला जाएगा इससे हमारे देश का पैसा क्या होगा कम ठीक है इसकी वजह से क्या किया जाता है ड्यूटी लगा दिया जाता है कि दूसरे देश से अगर आप खरीद लाओगे तो उस कंपनी को बढ़ावा नहीं देना है उसको कम करने का प्रयास करना है जो लोग बाहर से खरीदेंगे उनको बोलेंगे आप इंडिया के सामान खरीदो उस पर एसी अपनाओ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इसके लिए क्या किया कि सारे फैक्ट्री सेटअप को इंडिया लाया गया कि आप प्रोडक्ट भी इंडिया में बनाओ कमाओ भी और उसमें क्यों ले अगर आप इंडिया में बना रहे हो इंडिया में कमा रहे हो तो इंडिया में कमाया पैसा इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते 50% पैसा यहाँ रखते 50% पैसा लेकर के जा सकते तो देश का पैसा कहीं हद तक देश में ही रहता है प्लस साथ ही साथ लोगों को उससे रोजगार भी मिलता है क्योंकि अगर कोई एप्पल का जो फैक्ट्री है एप्पल का आईफोन का फैक्ट्री है इंडिया में आया तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा जॉब मिलेगी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और वही चीज बाहर होता तो बाहर के लोगों को मिलता तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है साथ में जो एप्पल आईफोन वाले ने पैसा कमाया है पूरा का पूरा वो अपनी कंट्री नहीं लेकर के जा सकते है ना कुछ रिश्तेदार मतलब अपना प्रॉफिट जो उनको इंडिया में ही रखना पड़ेगा मतलब इंडिया में वो क्या करेंगे एक्सपेंशन करते जाएंगे और फैक्ट्रीज खोलेंगे और इम्प्लॉइज को रखेंगे इससे और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ये सब सरकार की नीतियां हैं जिससे मतलब वो क्या करते हैं अपने देश को बढ़ावा देते हैं और नहीं होगा तो क्या होगा धीरे धीरे हमारे देश का रेगुलेशन सब लोग क्या करेंगे अच्छी अच्छी चीजें निकाल लेंगे और अपने देश में लेके चले जाएंगे बिना किसी को है ना इसलिए नियम कानून बहुत ज्यादा आवश्यक है तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखिए समझ में आया और इसमें एक और पॉइंट लिखा है देश में केंद्र और राज्य सरकार का संबंध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मान लो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ में क्या है भाजपा और केंद्र सरकार में क्या है भाजपा तो उतना प्रॉब्लम है बट अगर यहाँ पे राज्य सरकार में कांग्रेस होती तो फंड्स के लिए पॉलिसी मतलब लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि जब पार्लियामेंट में डिसीजन होता है एक तरफा वोट अगर ज्यादा लोग सब भाजपा वाले तो उनको जल्दी वोट करेंगे और उनके लिए उनको उनके डिसीजन को अपनाएंगे तो कांग्रेस वाले कोई बात नहीं सकते ऐसा माइनॉरिटी नहीं है अगर हमारा देश में कहीं ना कहीं कुछ सुविधा नहीं मिलेगी उसका अपने राष्ट्र को नहीं मिल सकता
ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कैसा संबंध है उस पर भी ये चीजें निर्भर करती है। ठीक? चलो तो राजनीतिक अगर समझ में आया, पूरा राजनीति से संबंधित है। राजनीति में जो बदलाव आएंगे वो हमारे व्यवसाय को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। अगला कितना कानूनी घटक, कानूनी घटक इसको ऐसे समझना है, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सारी चीज के व्यापार को प्रोत्साहित करके बहुत से व्यापार को मना करती है करने से। जब बहुत ज्यादा टैक्स लेती कुछ प्रकार के व्यवसाय, एग्जाम्पल अगर आप लघु या कुटीर उद्योग छोटे कॉटेज इंडस्ट्री ओपन करते हो, ठीक, तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है आपको बिजनेस चालू करने के लिए। आपका स्टार्टअप का आइडिया है ना, तो आप उसको लेकर के जाओगे तो आपको उल्टा उसके लिए पैसा भी देंगे बिजनेस चालू करने के लिए। 12th पास हो तो 3 लाख तक का लोन देंगे, है ना। मैट्रिक पास हो तो 20 लाख तक का भी आपको बिजनेस करने के लिए लोन मिल सकता है। तो ये सब सरकार की क्या है, योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, पर इसमें कानून कैसे आ जाएगा, कानून बहुत सारे व्यवसाय करने की प्रमोट करता है और बहुत सारे मना भी करता है। तो जिस प्रकार के नियम बन जाए, नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया बात है ना, एकदम बीच बीच में चेकिंग होती रहेगी, हर निकाल में चेकिंग होगी, कहीं आप मिलावट वाला सामान तो नहीं बेच रहे हो, ठीक है, कहीं आप ये नियम, ये पॉलिसी नंबर, ये रजिस्ट्रेशन ये सब करवाए हो कि नहीं करवाए हो, ये सब का अगर प्रॉपर चेकिंग होगा तो उस बिजनेस को करने से लोग क्या होंगे, डिमोटिवेट कर देंगे, भैया आपको नहीं करना, इतना झमेला है आजकल बिजनेस करने में, उससे ज्यादा कुछ और नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से बिजनेस को बहुत सी चीजें अफेक्ट कर रही है। अगर हमारे देश में एकदम स्ट्रिक्ट कानून होता है कि टैक्स तो हटाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, है ना, तो वो लोगों को करना ही पड़ेगा, जीएसटी का नियम पालन करना ही पड़ेगा। और जीएसटी आने से फिर क्या होगा, हमारे खर्चे बढ़ गए, बिजनेस करने के खर्चे बढ़ गए ना, चीजें महंगी हो गई। अब जीएसटी का आगे से कम हो गया है, तब आगे से क्या होगी, फाइन सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्रय विक्रय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग नीतियां हैं, कानून की व्यवस्था है। ठीक है, और कानून बहुत सारी चीजों को बैन भी कर देते हैं, ये प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हो आप, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में नहीं बेच सकते, इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जो कुछ सामान ऑलरेडी इंडिया में एकदम लिमिटेड अवेलेबल है उसके एक्सपोर्ट के लिए मना कर दिया जाता है, तो उसको बाहर देश मत बेचो। ऑलरेडी हमारे यहाँ इनकम है, फिर आप बेच दो फिर दूसरे देश से महंगे में खरीद के लाओ, उसके उसको बैन कर दिया जाता है, उसको बाहर नहीं देते, अपने ही देश में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, समझ आया। अपने देश का जो नियम है उसको भी इसी तरह से क्या होना चाहिए, फॉलो करते हैं कि नहीं करते। ट्रैफिक नियम जो है, ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करते हैं सीरियसली, हेलमेट लगाते हो सभी, हर जगह लगाते हो नहीं लगाते, बस रायपुर जाते हो तब लगाते हो, हाँ, रायपुर जाते हो बस तभी लगाते हो वालों। और रूल्स भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी रह सकते कभी कभी कि हर रूल को फॉलो कर पाना मुश्किल है। एक रूल है कि जब भी आप बाइक चलाओ तो आपको जूता पहनना कंपल्सरी, जूता नहीं पहनोगे तो भी आपके खिलाफ चालान काटा जा सकता है। आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी के पीछे बिठाए हो तो भी चालान काटा सकता है, हेलमेट भी नहीं लगा सकते। तो ये सब नियम में आता है, और ये सब नियम की जानकारी अगर बिजनेसमैन को रहेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वो फंसेगा नहीं, और उसको पता ही नहीं कि भाई इसका प्रोटीन पंडा खाता में बनवाना चाहिए, 50 से ज्यादा करना चाहिए और उसने नहीं बनवाया तो किसी दिन चेकिंग होगी तो वो फंस जाएगा, फिर उसकी फैक्ट्री में ताला लगने लगा सकती है सरकार। समझ आया, राजनीतिक और कानूनी दोनों अलग अलग है ना, उसमें इनसे समझ राजनीतिक से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, और जो कानूनी वो हमारी कानून व्यवस्था से संबंधित है, तो दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना, उसको एक जैसा नहीं समझ सकते। कभी कभी कई बुक में एक साथ लिखा होता है राजनीतिक एवं कानूनी घटक, ऐसा लिखा रहता है, तो क्या अलग अलग। नेक्स्ट कितना, सामाजिक घटक, सामाजिक घटक, लेकिन कितना सांस्कृतिक घटक,
सामाजिक घटक या फिर सांस्कृतिक घटक। हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं कुछ शहर में, तो वैसा खाना मतलब चीजें बना करके बेचते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जिस जगह में मैं रह रहा हूँ वहाँ मैक्सिमम हिंदू लोग रहते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए। तो वो लोग नवरात्रि के समय में जो चीजें खरीदना पसंद करते हैं, एग्जाम्पल है उपवास रखते हैं तो साबूदाना। ठीक है, तो उसकी डिमांड उस तरह के क्या हो गया, 40 से इतना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके हिसाब से वो पूरा बिजनेस सेट होगा उस सोसाइटी के हिसाब से, है ना। तो अब जैसे कि मान लो साड़ी है, साड़ी पोशाक है, ठीक है, अब वो ज्यादा मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाहता हूँ, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में बेचना चाहता हूँ, तो वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट क्योंकि मेरे को उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं मिला है, तो प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे कि शहर में देखा, शहर में लोग ज्यादा साड़ी पहनना पसंद नहीं करते, सलवार सूट पहनना पसंद करते, और गांव में लोग साड़ी पहनना पसंद करते। तो वही चीज अगर मैं ऑपोजिट करूँ, गांव में जाकर सलवार सूट पहनना चाहूंगा और तो नहीं मिलेगा, और शहर में जाकर के साड़ी खींचूंगा तो उतना ज्यादा डिमांड नहीं आएगा। वो लोग सिर्फ एकदम ओकेजन से पहनते हैं, डेली बेसिस में नहीं पहनते। ठीक है, तो ये सामाजिक कस्टम्स और ट्रेडिशन है जिसको फॉलो करना बिजनेस के लिए जरूरी है। और साथ में जो बहुत सारे बिजनेस सिंपल होते हैं, है ना, आपका अपना चीज साथ में है, वो है, और वो सब होते हैं जो एकदम रिलीजियस वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो उसका भी हमको बिजनेस में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जितने जैन लोग होते हैं वो लोग शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, उनके जो भगवान होते हैं उनको वो लोग बोलते हैं अरिहंत। ठीक है, अब एक दिन कोई व्यक्ति था, उसने अरिहंत नाम से ना कर्म कार्य करते जानवरों को काट करके वो मतलब उसका मांस बेचता था, तो नाम क्या हो गया, जैन कर्म। ठीक है, इस्तेमाल करने से कोई कानूनी व्यवस्था नहीं रोक पाएगी, और काम क्या है, जस्ट उसके विपरीत। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको सोसाइटी से बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा कि उस काम को बंद करो। इससे नहीं कि वो कतल कर रहा है, इसलिए कि आपने जो नाम प्रयोग किया है वो हमारे धार्मिक वैल्यू रखता है, आप उसका नाम लीगली बिजनेस नहीं कर सकते ऐसा। समझे, तो इस प्रकार से सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन हमारे बिजनेस को शेप करते हैं कहीं ना कहीं। समझ आया, इसको जितना समझोगे मैं केवल टॉपिक को तो उतना कम है। एक एग्जांपल इसको टॉपिक कर रहा हूं। अगला इतना तकनीकी घटक, तकनीकी घटक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे हमारे देश में 5G चल रहा है, कुछ कंट्रीज में अभी तक 4G ही चल रहा है। तो 5G वाला मोबाइल को अगर 4G वाली कंट्री में बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, वही हमें तो जरूरत नहीं है 5G या तब दिया जाएगा। तो ये चीजें अफेक्ट करती है। साथ में जैसे अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया है, अब कोई चीज टेक्नोलॉजी थोड़ा अपग्रेडेशन होता, एक कैमरा होता उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा था, पीछे स्मार्ट बोर्ड होता, तो पढ़ने वालों में ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में हमारी सोसाइटी में चल रही है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों के पास क्या होगा, मोबाइल फोन होगा, हर किसी के पास लैपटॉप होगा क्या, अभी नहीं होगा। तो मैं आप लोग का जो मॉक टेस्ट वगैरह लूंगा सब किसमें लूंगा, मोबाइल फोन में लूंगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी इतनी हद तक क्या करती है, उनको प्रभावित करती है, और जब हम लोगों को करें तो बिजनेसेस को तो करेंगे ही करेंगे, है ना। बिजनेस में भी वो चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अच्छा, जो हमारे देश में पहले फोटोकॉपी मशीन आया करती थी ना, कैनन कंपनी क्या करती थी बहुत पहले, आज से 5-10 साल पहले, तो वो ना एकदम फ्रेश मशीन नहीं आती थी, विदेश में लोग उसको इस्तेमाल कर लिए होते थे, थोड़ी खराबी आती थी तो उसको सेकेंड हैंड बेचते थे, कंपनी उसको दोबारा से सही बनाती थी, फिर उसको इंडिया में बेचती थी। रिफर्बिश्ड मॉडल मिलता था इंडिया में उस टाइम, एकदम फ्रेश मॉडल ही नहीं आता था। तो इस प्रकार से जब कोई एक टेक्नोलॉजी एक कंट्री में पूरी तरह से डेवलप हो जाती है ना, और वही टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री में डेवलपिंग फॉर्म में होती है, विकासशील होती है, तो वहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने 5G मोबाइल बनाया, ठीक है, अभी 5G के बजाय आगे यहाँ पे 6G। ठीक है, तो 5G वाला मोबाइल में यहाँ उतना डिमांड करेगा, तो मैंने उस 5G मोबाइल को जहाँ भी 5G टेक्नोलॉजी अभी अभी चालू हुई है, तो जैसे मान लो देश है, नेपाल है या कुछ है,
वहाँ अभी टेक्नोलॉजी 5G चालू ही होने वाली है, तो वहाँ जाकर उस प्रोडक्ट को बेच पाना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना, बिजनेस की जो मार्केट है उसको ऐसे बांट करना टेक्नोलॉजी वाइज। तो जहाँ जब टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहाँ पे बड़ा प्रोडक्ट बेच दूंगा, अगर ये माल जाम हो गया तो उसको दूसरी जगह बेच दूंगा। ठीक है, समझ आया। अगला इनका प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक का मतलब क्या है, हर देश का क्या है, अपना एनवायरनमेंट है, अपना इकोलॉजी है। ठीक है, तो वहाँ जो संसाधन मिलते हैं हर देश में समान नहीं मिलते, हर देश में गर्मी या सर्दी एक बराबर नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ की जरूरतें भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, जिस देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ उतने मुझे चेकिंग करते हैं, और हमारे देश में जरूरत ही नहीं है। आजकल तो 12 महीना में 3 महीना बस ठंडी रहती है, बाकी समय तो बड़ी गर्मी रहती है ना। ऐसा लगता है 9 महीने तो बर्फ पूरा चला के सोता हूँ। तो वो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट की वजह से। ठीक, पर हमारे देश में देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार की अनाज हो चाहे पेड़ वगैरह हो, सब एकदम अच्छे से अवेलेबल है, मिनरल सोर्स सब कुछ अवेलेबल है। हम दूसरे देश के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों के मामले में एकदम परिपूर्ण है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। पर जिस देश में नहीं है तो वो लोग वो खरीदना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अपन बात करें सिंगापुर, सिंगापुर में इतनी जमीन की वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, पर वो टेक्नोलॉजी में पास होता है, बिल्डिंग उनकी बड़ी बड़ी है। ठीक है, जापान, जापान के पास इतनी जमीन नहीं वो लोग खेती किसानी से पैसा कमा रहे या उसको दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने अपने आप को जिन चीजों को कॉम्पिटिटिव है टेक्नोलॉजी में, उस पर उन्होंने बढ़ावा दे दिया। सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जापान में टेक्नोलॉजी अच्छी, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना उसका हमको बेहतर बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, अपनी कंट्री में क्या है, जब भी मैं आपको उसके हिसाब से उसको बढ़ावा देना है, और सिंगापुर में जो है वो लोग उसके हिसाब से उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, समझ आया। चलो तो जितने अपन ने लिखे कहते हैं कि गैर आर्थिक घटक में पहला था राजनीतिक, फिर कानूनी, फिर सामाजिक या फिर सांस्कृतिक, फिर तकनीकी, फिर प्राकृतिक। अब लास्ट की तरफ में जनसांख्यिकी घटक, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जनसांख्यिकी घटक। अब जनसांख्यिकी में क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक कितना जल्दी हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं हमारे देश में अभी कितने कितने कौन सी उम्र वाले एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा है, कौन सी एज ग्रुप वाले लोग कम है। तो अगर मान लो हमारे देश में 40% लोग 25 साल की उम्र तक वाले हैं, ठीक है, मतलब मार्केट 40% 25 से कम उम्र वाले लोग हैं, तो पैसा प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे तो इजीली बिक जाएगा। कुछ देश में बूढ़े लोग ज्यादा है, बुजुर्ग लोग ज्यादा है, तो उनके मार्केट प्रोडक्ट भी बुजुर्गों वाले ज्यादा होंगे, मतलब वो जल्दी मार्केट में बिक जाएंगे। तो इसके हिसाब से सेट किया जाता है। अब हमारे देश में तो आज युद्ध का पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है, सबसे ज्यादा यंग लोग ज्यादा है इंडिया में, 50 साल तक सबसे ज्यादा बूढ़ों वाला देश कहलाया है। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी के लोग क्या होंगे, मतलब जो बुजुर्ग लोग होंगे पूरी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और बुजुर्ग भी क्या होंगे, कमाते कम है पर उनकी नीड्स थोड़ी सी कमाई के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। ठीक है, और यंग लोग का होगी क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल होगी, तो जो यंग लोग हैं उनके ऊपर लोड ज्यादा होगा अर्निंग करने का। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी क्या है, दो हम दो हमारे दो वाला सिस्टम, आगे क्या होगा, हम दो हमारे एक, चल भी रहा है। तो फिर क्या होगा, जब आगे चल करके बच्चों के ऊपर डबल बर्डन बचेगा, उनके पेरेंट्स का और उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स का, और एक ही बच्चा होगा जिसको उनको प्रिपेयर करना खर्चा चलाना होगा। तो धीरे धीरे ये चीजें क्या होगी, और ज्यादा डिफिकल्ट होगी आगे करना। ठीक? तो ये भी आ जाएगा जिसमें अपना जनसांख्यिकी घटक है कि कैसा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो जितने लोग हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, मतलब वो अच्छे शरीर से मजबूत है, क्या होना चाहिए, बीमारी ग्रस्त ज्यादा हो गए, ये सब चीजें भी चेक की जाती है। अब नेक्स्ट भी देखना, सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक, व्यापक कंप्लीट हो गया। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक, पहला पॉइंट देखना, आपूर्तिकर्ता,
पॉइंट पॉइंट आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक के अंदर में आएगा पहला पॉइंट आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर, ठीक है। दूसरा लिखना ग्राहक, ग्राहक यानी कस्टमर। थर्ड लिखना प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर्स। ग्राहक, उसके बाद प्रतिस्पर्धी, फिर विपणन मध्यस्थ, विपणन मध्यस्थ। विपणन मध्यस्थ मतलब क्या हो जाएगा? मार्केट इंटरमीडिएटरी, ठीक है। और उसके बाद देखना जनता। जब भी हम बिजनेस करते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो आपूर्ति करता है और हमारे जो ग्राहक है, एक चीज से हम सामान खरीदते हैं, दूसरा चीज को हम सामान खरीदते हैं, हमको प्रभावित करते हैं। अगर आपूर्ति करता है वो सामान दिए नहीं, जब वो कच्चा माल हमको मिला ही नहीं हमारे देश में, तो हम उसका प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और जो कस्टमर को चाहिए हमको उनके अकॉर्डिंग ही गुड्स बनाने हैं, तभी वो लोग खरीदेंगे। ये दोनों चीजें हमको प्रभावित करती हैं। कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई चेंज लाना चाहिए क्या, इस प्रकार से। अगले हमारे कॉम्पिटिटर, तो कॉम्पिटिटर के हर एक क्या होगा चीज स्टेप को हम ध्यान देते हैं कि आपको कॉम्पिटिटर ने नया क्या लेकर के आया मार्केट में, हमको भी जैसे कुछ चीज लाना पड़ेगा, उससे पहले लाना पड़ेगा प्रोडक्ट में ऐसा। जैसे 5G टेक्नोलॉजी आया, अब 6G टेक्नोलॉजी आया, तो 6G टेक्नोलॉजी सबसे पहले कौन सी कंपनी अपनाती, और जब सबसे पहला बजट मोबाइल फोन लॉन्च करके उसको पूरे देश में क्या होगा, फर्स्ट मोबाइल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन पहला हमारा रेट था जब ये लेकर के आया, तो रिलेटिवली हमारी सेल सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या है, विपणन मध्यस्थ, मार्केट इंटरमीडिएटरी, मतलब इसमें होलसेलर रिटेलर तीनों आ जाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं और होलसेलर उसको खरीद के बाजार में बेचना नहीं चाहता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल जब बालाजी वाला बताया, बालाजी ने क्या किया, तो गाड़ी उठा के जाकर के पूछे बालाजी की चीज क्या, तो ऐसे उसमें डिमांड वाली मार्केट में वो डिमांड होलसेलर तक पहुंचा और होलसेलर ने उसकी डिमांड करना चाहता है, ठीक है। तो होलसेलर और रिटेलर ये लोग क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। और ये भी बताया था कि रिटेलर क्या करते हैं, पुश करते हैं कि कस्टमर ये वाला सामान खरीद के लेके जो ये बहुत अच्छा है, और रिटेलर को बोलते कि नहीं नहीं ये मत लेके जो ये वाला लेके जो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। फिर उसके बाद है जनता, आम जनता। आम जनता भी क्या करती है, प्रभावित करती है। आम जनता में से हमारे कुछ लोग कस्टमर बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते, पर हमारी जो पब्लिसिटी करना है वो सब लोग करते हैं, आम जनता करते हैं। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, बिना पैसा दिए जो बातचीत या प्रचार प्रसार होता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिसिटी। तो वो करती है आम जनता। आम जनता के अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपकी कंपनी का क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। जैसे शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, कोई कंपनी जो बोलती है अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो ₹1 उसका क्या करेंगे, हम शिक्षा के नाम पे लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आम जनता में या समाज का भला हो रहा है, तो वो लोग उस प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे और उसका बढ़ावा भी देंगे। और एक दूसरा एग्जांपल करता हूँ, नैनो नाम की जो कार है ना, नैनो टाटा नैनो, उसका एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे, शायद वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जब उसका फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया तो वहाँ के सब लोगों ने विरोध किया, इतना ज्यादा विरोध किया कि उनको फैक्ट्री बंद करना पड़ा, वो भी रात को रात। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब फैक्ट्री खोला तो वहाँ पे कर्मचारी जो रखे, एम्प्लॉइज रखे, वो वहाँ के लोकल लोगों को नहीं दिए, बाहर के लोगों को बुलाया और उनको जॉब मिल गई। तो पूरे गांव वालों ने उनको मतलब विरोध नहीं का आंदोलन कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे नहीं हो, हमारे यहाँ पे पैसा कमा रहे पर हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, इससे हमारे गांव को सिर्फ नुकसान है, पूरी तरह से हटा दो, ठीक है। तो जनता का बल इतना ज्यादा था कि उस फैक्ट्री को उन्होंने हटाना पड़ा और इसीलिए टाटा ने तो सबसे कम प्राइस में निकाला होने के बावजूद अभी भी इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है और वो नुकसान नहीं दे रही, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो ये है जनता का सपोर्ट बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक, समझ आया।
अब ये जो फैक्टर्स अपन लिखे हैं ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। पर डिटेल से अगर किसी तरीके से ऑलरेडी पढ़ रहे हो, थोड़े से बोर हो गए होंगे, 5 मिनट में थोड़ा सा फिर उसके बाद चलना।